नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पेपर नंबर 2 की बात करेंगे जो कि सीटेट का 2019 का पेपर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग सीटेट 2024 की स्पेशल क्लासेज पढ़ रहे हैं और उसमें साइंस के पीवाईक्यू के जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग जो आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जब रिवीजन करोगे तो अगर इनमें से कोई प्रश्न आपके सामने आएगा तो आसानी से उस प्रश्न को कर सकते हो। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सीटेट आप जब देने जाओ, अगर आप लोगों को पता नहीं हो, तो 22 से 23 प्रश्न आपको साइंस के आते हैं, उसके अलावा शिक्षण विधियों के आते हैं। तो वही 22 से 23 प्रश्नों के बारे में हम लोग रोजाना चर्चा करेंगे। जितने भी पेपर है सभी पेपर्स के बारे में चर्चा एक एक दिन में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अलग सब्जेक्ट भी लेंगे, लेकिन साथ में शिक्षण विद्या भी लेंगे और जो अन्य स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे आर टेट हो गया, हरियाणा का टेट हो गया, जैसे आपके बिहार का टेट हो गया, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे जिससे कि प्रश्नों का आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आज पहला ही प्रश्न फिजिक्स का है आपके लिए। फिजिक्स के प्रश्न की बात करते हैं और मायरा के बारे में बात कर रहे हैं। मायरा जो है एक पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर जाती है अपनी सहेली के घर पे। 5 किलोमीटर अपनी सहेली के घर पे जाती है और जाते टाइम तो उसकी स्पीड जो होती है 12 किलोमीटर। अब एक साइकिल की स्पीड से इतना ही कर सकते हैं आप लोग उम्मीद कि 12 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से वो जा रही है। और आते समय वो थोड़ी सी तेज आती है। उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया तो मम्मी ने बोला भाई जल्दी आ जा, तो वो थोड़ी सी तेज आती है, उसको देखने वाले आए थे। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से वो वापस आती है। जाते समय 12 किलोमीटर, आते समय 8 किलोमीटर। टोटल दूरी जो है मायरा ने तय की है 10 किलोमीटर सबसे पहले। ठीक है, टोटल दूरी किसने कितनी की है? 10 किलोमीटर। और समय कितना लगा है ये भी मैं बता दूं। देखो, ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ जब जाते समय वो जा रही है ना, तो कितने किलोमीटर जा रही है? 5 किलोमीटर। और कितने किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से जा रही है? तो 12 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से। दो इसको जोड़ दो। फिर आते समय वो आ रही है, कोई 5 किलोमीटर आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं उसके दोस्त से मिलने के लिए रुक गई, नहीं, वो डायरेक्ट जा रही है अपने घर पे। ठीक है, और 8 किलोमीटर वो प्रति हावर की स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ लेना, मैंने तो जोड़ रखा है 25/24। ठीक है, उसके बाद अगर हमको क्या निकालनी है, उसकी औसत चाल निकालनी है। भाई औसत चाल कितनी है? ठीक है, तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल समय होता है, ठीक है, तो चाल का क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इस सूत्र में रख दो डायरेक्ट। अब कुल दूरी कितनी हुई? कुल दूरी तो हमने निकाल ली 10 किलोमीटर और कुल समय कितना हुआ? 25/24। तो ये 24 तो ऊपर आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग जो है वो गुणा करके आराम से इसको निकाल सकते हो 9.6 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 नंबर इसका आंसर होगा। चलें अगले प्रश्न पे। बताओ, प्रश्न तो समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बता देना, और भी इसको खोल खाल के बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूचे में केवल दूरी मापने के मात्रक है? अब देखो, कौन सा ऐसा ग्रुप है, समुच्चय मतलब ग्रुप, की दूरी मापने के ही मात्रक हो, दूसरे मात्रक यहाँ पे नहीं होने चाहिए। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश वर्ष, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हर्ट्स जो होता है, आपने पता है हर्ट्स इसका मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन काट दो भाई। फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है बलिस्थ। बलिस्थ मतलब कि आपके, बलिस्थ मतलब क्या हो गया? क्यूबेट हो गया। और वर्ष, वर्ष तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे वर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ये तो पता है आपको। ठीक है, अगला आ गया बलिस्थ। बलिस्थ होता है, मीटर होता है, उसके बाद प्रकाश वर्ष भी होता है। तो तीनों ही सही है, यानी 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। मीटर हर्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका, तो ये तो आप लोग वैसे ही काट लोगे। तो ऐसे ऑप्शन को काट काट के क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, समीर क्या है? कंचे खेल रहा है। कंचे बचपन में आपने भी खेला होगा, जूत आपके भी पड़े होंगे अपने अपने पापा के जो है जूते से। ठीक है, अगली बात करते हैं। समीर की बात कर रहा हूं मैं। कंचे जो है वो खेल रहा है और कंचे खेल रहा है, उसके पास 3 पर्स है। सबसे पहले एक पर्स है उसके पास, जो ऐसे मान लो कि चिकनी पर्स है। ठीक है, चिकनी पर्स है जिसको हम लोग सेलोफेन
सेलोफेन, इन्होंने बोला सेलोफेन सीट, क्या बोला है? सेलोफेन सीट इन्होंने बोला है। उसके बाद एक जो उसने सतह ली है, सतह या फिर पर्स ली है, वो उसने जो है न्यूज़पेपर की ली है, न्यूज़ पेपर की, अखबार, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, है ना। फिर एक पर्स उसने लिए कंबल की, कंबल मान लो, या फिर उसने कालीन बोला, ठीक है, हम भी कालीन बोल लेते हैं, अपने बाप का क्या जा रहा है, कालीन बात कर रहे हैं। तो आपने बचपन में जब भी घर्षण पढ़ा होगा तो आपने सोचा पढ़ा होगा कि जो घर्षण है वो बढ़ता कैसे है। जैसे कोई खुरदरी जमीन है उसमें सबसे ज्यादा घर्षण होता है, तो ये खुरदरी होती है ना कालीन, तो ठीक है, उससे कम खुरदरी कौन सी होती है? न्यूज़पेपर होता है, उससे कम सेलोफेन सूट। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो सेलोफेन, यहाँ पे अपन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो सबसे कम किसकी है घर्षण? इसका है। तो इस तरफ हम लोग निशान लगाएंगे। ये तो पता है ना आपको कि इधर कोई निशान लगाएंगे तो ये वाली बड़ी है, और इधर का कोई निशान लगा रहे हैं मतलब ये वाला बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सेलोपेन सीट जो है वो सबसे कम घर्षण होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद समाचार पत्र में होगा, है ना, और उसके बाद कालीन में सबसे अधिक होगा। यानी कालीन तो खुरदरी होती है ना, कालीन को आपको पता है, कालीन पर कोई भी चीज आप अगर जो है लुढ़काओगे तो वो सबसे धीरे लुढ़केगी, यानी उसमें सबसे ज्यादा घर्षण लगेगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अपने पास कि कोई पिंड रेखित किसी एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद यदि समय को अक्ष अक्ष पर निरूपित किया जाए, समय को किस पे, है ना, निरूपित किया जाएगा एक्स अक्ष पे, तो हमें वेग समय ग्राफ को देखना है। तो यहाँ जितनी भी दूरी वाले हैं ना उनको तो काट दो, तो ये दो तो दूरी वाले हैं। अब यहाँ पे एक्स अक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो वैसे ही वाई अक्ष की बात कर रहा है, हमको एक्स अक्ष और एक समांतर सरल रेखा पे होगा ये, ठीक है। इस गति का जो वेग समय ग्राफ है वो अक्ष अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये बात किसके कर रहा है? समय की बात कर रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का तो आंसर क्या हो गया? 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो है कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे सीधी सा है, ये प्रश्न तो आपने किया होगा, कोक जो है इसका नहीं है, बेराबिन, मोम, बिटुमिन, स्नेक तेल, ये सब आपके किसका? पेट्रोलियम का उत्पाद है। ऐसा ही प्रश्न हम लोगों ने कल सीएनजी वगैरह का किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, इस अमन जो है वो किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच रखता है और एक धातु का चम्मच रखता है ना। एक लकड़ी की चम्मच रख रहा है, एक धातु की चम्मच रख रहा है और एक प्लास्टिक रख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो है तीनों ही के तापक्रम ले लेना है ना। यहाँ पे तीनों ही वस्तुओं के जो है यहाँ पे आप तापक्रम दिए हुए, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, तीनों के दिया हुआ है। और कक्ष का ताप आपको यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कक्ष का ताप कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब तीनों ही, सबसे अधिक जो संभावना होगी वो जो है वो सभी तीनों बराबर हो जाएगी। यहाँ पे तीनों का जो तापक्रम है वो जो है बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे T1, T2 और T3 यहाँ पे तीनों ही बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक कक्ष में है, एक ही समान ताप है, तो सबका तापमान बराबर ही होगा, है ना। कक्ष की बात कर रहा है वो, खुली जगह की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग पर्सनल किसी तापक्रम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित जीवों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? सीधी सी बात है, नील हरित शैवाल जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो है वो क्रियाएं पाई जाती है, ठीक है। विषाणु में नहीं पाई जाती, कवक में नहीं पाई जाती और राइजोबियम में नहीं पाई जाती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों का, मतलब कौन सा ग्रुप है जो संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि रोग संचार होगा, जिस रोग का संचार होता हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को जिस रोग का संचार होता हो उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे जो रोग है वो सबसे पहले तो मियादी बुखार हो गया। मियादी बुखार इसलिए क्योंकि आपको पता है टाइफाइड भी एक जगह से दूसरी जगह आपको स्थानांतरित होती हुई दिखाई देगी। स्वाइन फ्लू है, इसके बारे में तो बहुत केस आए थे पहले। मलेरिया भी फैलती है और पोलियो भी फैलता है। ये सब क्या है? आपस में फैलते हैं, फैलने वाले हैं। बाकी सब का जो ग्रुप है ना, डायबिटीज एक से दूसरे जगह पे नहीं जाती है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? रक्त क्षीणता, ये नहीं जाती है एक दूसरे। मलेरिया फैलती है। हैंजा, अतिसार, है ना, ये अतिसार वगैरह, ये जो है दस्त वगैरह, ये किसी में फैलते नहीं है, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय वायु को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने के सहायता करता है ना। कौन सा ध्रुवीय वायु, ध्रुवीय की बात कर रहा है, यानी ध्रुवीय वहां पे क्या पड़ेंगे, चरम शीत, यानी जो ठंड पड़ेगा उसका लेवल ज्यादा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सफेद जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। ठीक है, मतलब कि ठंड कम किस में लगेगी ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला तो ये आंसर बता देता हूँ मैं कि आंसर होगा एक। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सफेद बाल पाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, ठंड का जो है फर पाए जाएंगे, जिससे ठंड का बचाव होगा। उसके बाद इसके चपटे पैर, चपटे पैर जब होंगे तब इसमें ठंड का बचाव होगा। उसके साथ ही अगर कोई मोटा आदमी होता है तो आपने देखा होगा उसको सर्दी कम लगती है। ठीक है, तो सीधे से इसका आंसर आप लोग ये निकाल सकते हो। ठीक है, अगले बात करते हैं, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं बताओ, दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो दूध में सबसे पहले तो कैल्शियम होता है। अरे भाई दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम कैसे मिलेगा, सुना होगा आपने आपके बड़े बुजुर्गों से। प्रोटीन भी दूध में होता है, प्रोटीन होता है इसीलिए तो हम पनीर खाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम जो है पनीर खाते हैं। और विटामिन डी भी दूध में होता है, विटामिन डी भी दूध में होता है। उसके अलावा दूध में फास्फोरस होता है भाई, क्या होता है, फास्फोरस होता है, कई भी बार प्रश्न आ सकता है। उसके अलावा पोटेशियम भी दूध में होता है, क्या होता है, पोटेशियम, यानी के। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन बी 12, बी 12 भी आपके दूध में होता है। तो ये प्रश्न इस बार इन तीनों ऑप्शन के साथ आ सकता है, तो ध्यान रखना, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट कर लेना, यानी कि अपना जो आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद पूर्ति रोधी या रोगाणु रोधी की बात कर रहा है, जो पूर्तिरोधी होते हैं उसके रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के, बैंगनी है यहाँ पे, बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है। जो टिंचर लगाया जाता है हम लोग उसको जनरली बोलते हैं भाई टिंचर आयोडीन। क्या टिंचर सल्फर बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं ना, तो टिंचर आयोडीन बोलते हैं, यानी कि आयोडीन जो है उसमें पाया जाता है। इसके द्वारा जो है आपके सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो संक्रमण से मुक्त कर देते हैं घाव को, यानी सूक्ष्म जीव वहां पे नहीं लगेंगे, इसीलिए तो टिंचर आयोडीन लगाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है ना। देखो, वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल सही बात है, नीचे से चल रहे हैं। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अरे होती है, वायु के बिना जल चक्र कहाँ महत्व होगा। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, कैसे नहीं होती, जब आप किसी बाल्टी को लो और बाल्टी में आप डाल लो, पानी डाल लो, पानी डाल के इसमें मिट्टी डालो, क्या बुलबुले नहीं निकलते हैं इसमें से, बुलबुले निकलते हैं। ईंट आप लोगों ने कभी भी कहीं भी जैसे काम चलते हुए, अपने मकानों का काम चलते हैं वहां पे ईंट को पानी में डुबोते हुए देखा होगा, ईंट को पानी में डुबोते हैं उसमें से बुलबुले निकलते हैं, क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, यानी कि उसमें वायु तो होती है। वायु में भार होता है, वायु में भार होता है, बिल्कुल सही बात है, वायु में वजन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। यहाँ पे दो यहाँ पे स्तंभ दिए हुए हैं और दोनों को हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, यकृत की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, यकृत की बात कर रहा हूं। तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही बात है। अमाशय क्या करता है, भोजन का पाचन, है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। पित्ताशय क्या करता है बताओ, पित्ताशय क्या करता है, यहाँ पे जो पित्ताशय है वो आपके पित्त रस का संचयित करता है। और अग्नाशय क्या बचा हुआ, शुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारे सही हो जाएगा, ए का 4 और बी का 1 और आपके सी का 2 और डी का 3। ठीक है, ये अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, कोई जरूरी नहीं है भाई। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिका का साइज व आकार जो है वो समान होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोशिका का कोई समान आकार नहीं होता है, कोशिका बढ़ती घटती जो है रहती है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनन की विधा के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि जो जनन है वो किस किस प्रकार से होता है। ईस्ट में किस प्रकार से होता है बताओ जनन, ईस्ट में जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। ईस्ट में जो जनन होता है वो आपके कायिक प्रवर्धन के जो है ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है ना। मुकुलन, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ।
ईस्ट में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब क्या है भाई? कोई भी, जैसे मान लो ये कोई जीव है, ये कोई जीव है और यहाँ से इसमें जो है एक मुकुल निकल जाती है, बड निकल जाती है, मुकुल निकल जाती है और ये अलग होकर एक नए जीव को निर्माण कर देती है। ठीक है, ये तो ये आपके हाँ ईस्ट में होता है। इसके अलावा हाइड्रा में भी यही पाया जाता है। आलू में जो है वो कायिक परिवर्तन होता है। आलू में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है ना। आलू में जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद सेवाल, सेवाल में क्या होता है? सेवाल सेवाल से पहले हम लोग बात करें अगर कवक की, तो कवक में आपके जो है वो कवक में जो है वो आपके क्या होगा? बीजाणु समासंग होगा और शैवाल में क्या होगा? खंडन विधि द्वारा होगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर कौन सा हो गया? एक का कितना अपन ने 4 लगाया, तो एक का 4 इसमें ही है, एक का 4 इसमें है। ठीक है, तो अपना आंसर सही कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन की परत के लिए अपव्यय है? कई बार आपने सुना होगा फ्रिज से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके द्वारा जो सबसे ज्यादा अपव्यय होता है ओजोन परत का, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा समुच्चय, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने में प्रयास कर रही है, कोई विद्युत परिपथ बनाना चाहती है वो, और उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है ना। अब उसके पास क्या तार नहीं है? पूरे तार नहीं है, उसके बाद 3-4 जो है वो तार ही है, उसके पास पूरे परिपथ के लिए तार नहीं, लेकिन परिपथ को क्या करना है? पूरा करना है। तो उसके लिए किस पदार्थ का वो ले सकती है? तो हम लोग क्या, मोटा धागा। अब भाई धागा तो क्या है? कुचालक होता है उष्मा का। कुचालक क्या धागे में जो है वो उष्मा प्रवाहित हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? अगर होती तो हम लोग हमारे यहाँ पे जब लाइट की फिटिंग करवाते हैं तो मोटे धागे का यूज कर लेते हैं। स्टील का तार वो ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि ये जो है सुचालक होता है उष्मा का, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 2 नंबर यहाँ पे आंसर हो गया। कांच की छड़ वो ले नहीं सकती, रबड़ का पाइप वो नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों इंसुलेटर पदार्थ है। क्या है? इंसुलेटर पदार्थ है। उसके अलावा अगला प्रश्न है, सही कथन देखना है हमको। सही कथन, अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अवतल प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण है वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उत्तल दर्पण जो है सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी क्या है? गलत बात है। ठीक है, उल्टा नहीं बनाता, ये हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। उसके बाद चींटी के डंक में जो है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड जो है वो आपके चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे आज के प्रश्नों की जो है वो यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक प्रश्न और है, एक प्रश्न अपने पास और है भाई, है ना। ये बोल रहा है कि किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 गुणा 10 की घात 8 जूल की ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान उसमें मान है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कैलोरी मान है उसमें मान है वो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कैलोरी मान निकालने के लिए ताप बटेवा क्या कर लेंगे? द्रव्यमान कर लेंगे। ताप बटेवा द्रव्यमान कर लेंगे। तो ताप क्या है अपने पास? ताप क्या है बताओ? ताप क्या है? 1.665 गुणा 10 की पावर 8 क्या है? जूल। ठीक है, उसके बाद 3.7 kg इसका क्या है? द्रव्यमान। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 45,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी मैथ जानते हो तो दोस्तों हम लोगों ने आज 2019 वाला पेपर किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही 2000 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग भी उसका हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले किसी और मज़ेदार कक्षा के साथ, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।